हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का बैंकिंग ऑपरेशंस का बैंकिंग परिचालन जो आप लोग का सब्जेक्ट है उसका आप लोग का जो पेपर होने वाला है, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आप लोग के आ सकते हैं या इंपॉर्टेंट हैं या अक्सर आए हुए हैं इससे पहले के प्रीवियस एग्जाम में, तो आप लोग के वो क्वेश्चंस मैं आज लेकर के आई हूँ, जिससे कि आप उसे एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बैंकिंग ऑपरेशंस के। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और किसी तरह की और वीडियो चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारणों एवं तत्पश्चात उसके प्रभाव एवं सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया एंड इवेल्युएट इट्स इफेक्ट एंड सक्सेस। कि क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की, जो नेशनलाइज किए गए थे बैंक, जो रिजर्व बैंक किया गया था, स्टेट बैंक किया गया था, उसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया हुआ है। क्यों आवश्यकता पड़ी थी, उसकी क्या असफलताएं रही हैं, क्या सफलताएं रही हैं, क्या प्रभाव पड़े, ये आपको इसमें लिखना होगा इसके आंसर में। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति क्या है, इसके विभिन्न उद्देश्यों या लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। जो सेकंड चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था अपनी बुक में, इसके जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वीडियो आपको मिल जाएगी। मेरी जो है चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, जिस पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। वहाँ इसका डिटेल में आंसर भी आपको समझाया है मैंने कि किस तरह से इसके आंसर को हम लिखेंगे। ये पहले बताना है आपको मौद्रिक नीति क्या होती है, उसकी मीनिंग बताइएगा, उसके बाद उसकी डिफिनेशन देनी है, उसके बाद हम उसके उद्देश्य और लक्ष्यों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। रिजर्व बैंक से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में आपके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको जब लिखिएगा आप तो थोड़ा सा पहले रिजर्व बैंक के बारे में बता दीजिएगा कि रिजर्व बैंक क्या है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये हमारा देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। उसके बाद जो रिजर्व बैंक के कार्य होते हैं, जो मुख्य कार्य हैं और कुछ सहायक कार्य हैं, तो दोनों को अलग अलग डिफाइन करिएगा। इसकी का भी एक्सप्लेनेशन आपको मेरी वीडियोज में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई बैंकिंग एवं शाखा बैंकिंग प्रणाली को गुण दोषों सहित समझाइए। एक्सप्लेन यूनिट बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग सिस्टम विद देयर मेरिट एंड डिमेरिट्स। इकाई बैंकिंग क्या होती है कि कुछ बैंक्स होते हैं जिनकी एक ही शाखाएं होती हैं और जो मेन एक ही जो है बैंक होगा उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। और जो शाखा बैंकिंग होती है, ब्रांचेस उसकी अलग अलग होती हैं। जैसे स्टेट बैंक है, उसकी बहुत सी ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर भी हैं, तो हो जाएंगी उसकी अलग अलग ब्रांचेस। तो दोनों क्या होती हैं और साथ ही उसकी मेरिट्स क्या हैं, गुण क्या है, उसके दोष क्या हैं। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन, चेक किसे कहते हैं, चेक तथा विनय पत्र में क्या अंतर है, चेक का नमूना बनाकर समझाइए। चेक क्या होगा, चेक के बारे में बताना है। आपको पता ही होगा कि बैंक में चेक जारी किया जाता है, बैंक के थ्रू, बैंक से ही क्या होगा, पेमेंट भी मिलता है, क्या होगा। और साथ ही चेक तथा विनय पत्र में अंतर क्या होगा और उसका एक फॉर्मेट भी आपको बनाना होगा। नेक्स्ट आ जाएगा, विनिमय साध्य प्रलेख किसे कहते हैं, किसी प्रलेख की विनिमय साध्यता तथा हस्तांतरशीलता में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और साथ ही उसके बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि उनकी विनिमय साध्यता जो होती है और हस्तांतरशीलता। व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेगोशिएबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याभूति अनुबंध और क्षतिपूर्ति अनुबंध की व्याख्या कीजिए तथा दोनों में अंतर बताइए। एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। तो यहाँ पर आपको दो अनुबंध दे रखे हैं। जो आपका बैंक प्रत्याभूति एक चैप्टर है बैंक गारंटीज वाला, वहाँ पर दो अनुबंध दे रखे थे। एक आपका हो जाएगा प्रत्याभूति अनुबंध, जिसमें क्या रहता है कि जो है एक पक्षकार होगा जो कि लोन दे रहा है, दूसरा पक्षकार जिससे कि लोन मिल रहा है, और तीसरा पक्षकार कौन हो जाएगा, जो कि गारंटी देता है अपनी, कि अगर जिस पक्षकार ने लोन लिया है वो पक्षकार लोन को नहीं चुकाता है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके बदले में लोन को चुकाएगा। तो वो हो जाता है प्रत्याभूति अनुबंध या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और जो क्षतिपूर्ति अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, तो वहाँ पर किसी भी तरह की उसके द्वारा या फिर उस अन्य किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति कोई हो रही है तो उस क्षतिपूर्ति का भुगतान देने का अनुबंध किया जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या फिर कहें क्षतिपूर्ति अनुबंध। तो ये दोनों हो जाएंगे। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि क्या होता है, उसकी विशेषता
परीक्षाएं या उसके पक्षकार भी बता सकते हैं आप, और साथ ही उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इस तरह से आंसर लिखिएगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये हो जाएंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के। अब देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग उनको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन पहला जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का हो जाएगा, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। गिव आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। यहाँ पर आपको बताना है कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उन्हें नेशनलाइज किया गया था, तो क्यों किया गया था, उसके पक्ष में आपको तर्क देने हैं कि जो उस टाइम की व्यवस्था थी पूरी तरह से फैली हुई थी, विकेंद्रित थी, तो एक बैंक की आवश्यकता थी या बैंकों का एक समूह चाहिए था जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल सके या उसी के अकॉर्डिंग एक संगठित रूप दिया जा सके। ये सारे पक्ष हो जाएंगे जिसमें आपको एक पॉइंट वाइज बना करके लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक पर टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन नाबार्ड। तो यहाँ पर नाबार्ड के बारे में आपको लिखनी है, उसकी फुल फॉर्म लिखिएगा कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको कहते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी हिंदी में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। तो क्या होगा उसके बारे में आपको लिखना है, उसके कार्य बताइएगा कि कार्य उसके क्या होते हैं। थर्ड आ जाएगा, मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये लॉन्ग में भी है और शॉर्ट में भी है, दोनों में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल क्या है। नेक्स्ट है, नगद साख एवं अधिविकर्ष में अंतर लिखें। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ आपसे अलग से टिप्पणी भी पूछ सकता है कि नगद साख पर लीजिए या फिर अधिविकर्ष क्या होता है। अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि कैश क्रेडिट क्या है और ओवरड्राफ्ट क्या है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोज़ में, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कारपोरेट गवर्नेंस क्या है। व्हाट इज कारपोरेट गवर्नेंस। कारपोरेट गवर्नेंस में होता है, ये इस तरह की नीतियां अपनाई जाती हैं जिससे कि जो ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, उनको अच्छे से अच्छी सुविधाएं दी जा सकें। इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है अपने वीडियोस में, तो आप वहां पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको संक्षेप में बताना है कि बचत खाता क्या होता है और चालू खाता क्या होता है, दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठांकन का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट। कि पृष्ठांकन क्या होता है। जो चेक होगा उसके पीछे जो है हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं या कभी कभी किसी का नाम लिखकर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तो उसे पृष्ठांकन या फिर बेचान करना कहा जाता है। तो उसको आपको बताना है कि क्या है। अगर डिफिनेशन याद है तो एक डिफिनेशन दे दीजिएगा और साथ ही विशेषताएं लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेखांकित चेक क्या है। व्हाट इज क्रॉस चेक। चेक क्या होता है। चेक में आपने पढ़ा होगा कि चेक के बारे में कि बैंक में लिए जारी किया जाता है। भुगतान करने का एक तरीका भी हो सकता है। चेक में क्या होता है, कभी कभी तिरछी बाईं साइड में दो तिरछी लाइनें खींच दी जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, चेक का रेखांकन कहा जाता है। तो सामान्य रेखांकन, विशेष रेखांकन दोनों तरह का होता है। सामान्य में जब सिर्फ दो तिरछी लाइनें खींच दी जाएंगी और कभी कभी एंड कंपनी लिख दिया जाता है। जो विशेष रेखांकन होता है उसमें क्या होता है, जो दो तिरछी लाइनें होती है उसमें बैंक का नाम होता है, तो उसी को ही भुगतान होगा, उसी बैंक पर ही भुगतान किया जा सकता है। दोनों का में अंतर होगा, ये भी आप लिख सकते हैं कि रेखांकित चेक क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा कि दो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, विनिमय पत्र तथा प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ए प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्रतिज्ञा पत्र होता है वो एक वचन होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्रतिज्ञा पत्र किसी चीज की प्रतिज्ञा लेना, वचन लेना, प्रॉमिस देना, तो ये वचन होगा। और जो विनय पत्र होता है वो क्या हो जाएगा, वो आदेश होता है। जो प्रतिज्ञा पत्र होता है उसमें दो ही पक्षकार होते हैं, एक लेखक और दूसरा देनदार हो जाएगा। और जो विनय पत्र होता है वहां पर तीन पक्षकार होते हैं, एक लेखक हो जाता है, दूसरा देनदार होता है और तीसरा प्राप्तकर्ता हो जाएगा या फिर लेनदार हो जाएगा। तो यहाँ पर लेनदार की बात करें तो इसमें लेखक जो होगा वो स्वयं लेनदार नहीं हो सकता, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, विनय पत्र होता है, उसमें लेखक एवं लेनदार दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर आप लोग के पास नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधक तथा गिरवी में क्या अंतर है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोर्टेज एंड प्लेज। जो बंधक होता है उसमें किसी अचल वस्तु को, जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, उसको रख करके जमानत पर उसकी ऋण लिया जाता है, तो उसे बंधक कहा जाएगा उस संपत्ति को। और जो गिरवी हो जाता है उसमें क्या रहेगा कि चल वस्तु जो होती है, उस चल वस्तु की जमानत के रूप में निक्षेप करने से होता है। यहाँ पर जो एक चीज ध्यान रखिएगा कि बंधक में होगी अचल संपत्ति और जो गिरवी होता है वहां पर चल संपत्ति होती है। हस्तांतरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा, जो बंधक होता है कुछ शर्तों पर माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, लेकिन जो गिरवी होती है उसमें माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। आपने नॉर्मली सुना होगा ना कि गिरवी रखवाया है, कोई जो है ज्वेलरी वगैरह होती है गिरवी रखवाई जाती है, उसके बदले में क्या होता है, कुछ पैसा या धनराशि जो आवश्यकता होती है आप ले सकते हैं, बाद में पेमेंट करके वो वापस आपको संपत्ति मिल जाती है, तो वो आपकी गिरवी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसका आंसर लगा दिया है स्क्रीन पर आप लोगों की, तो उसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल मानक क्या है, व्हाट इज बेसल नॉर्म्स। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बेसल मानक क्या होता है, तो ये क्या होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। मानक से आप समझ ही रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए हैं कि इसी के अकॉर्डिंग कार्य होना है। क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के बात करते हैं ना, जितने भी देश होंगे, जितने भी कंट्री होंगी, सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जब हम जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बिजनेस हो रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें इश्यूज आती हैं कि अलग अलग करेंसी रेट्स होते हैं, जो विनिमय मूल्य होगा वो अलग अलग हो जाता है। तो उसमें आपस में क्या होता है, क्लैशेस होते हैं। तो इस वजह से क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, जो कि बेसल मानक कहलाते हैं। अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 1980 में स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम ही बेसल है, वहां से हुई थी, इसीलिए इसका नाम बेसल मानक रखा गया। तो बेसल मानक क्या है, स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म हो जाएगी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, उसका मुख्यालय भी है। तो वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। ये क्या करता है, जो BIS है वो केंद्रीय बैंकों के बीच जो वित्तीय स्थिरता होती है उसको लाने का कार्य करता है। और जो बैंकिंग नियम होते हैं, तो सभी नियमों का आपस में क्या होगा, एक केंद्रीकरण करने का प्रयत्न है, जिससे कि आपसी स्थिरता बनाई जा सके, विनिमय स्थिरता बनाई जा सके और जो बैंकिंग लेन देन है उनको आसानी से किया जा सके, उसके एक स्टैंडर्ड निर्धारित हों। तो वो हो जाएगा आपका बेसल मानक। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसल मानक क्या है। नेक्स्ट आ जाएगा जोखिम की विविधता का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो बैंक होते हैं, बैंक में अलग अलग सिद्धांतों पर काम करता है, क्योंकि बैंक ऋण भी देता है और जनता से जमा भी स्वीकार करता है। तो अलग अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं, तरलता बनाम लाभदायकता, और इसमें हो जाएगा जोखिम विविधता का सिद्धांत हो जाएगा कि बैंक जो भी ऋण दें उस तरह से देते हैं कि बैंक का जो कार्य है वो प्रभावित ना हो और नॉर्मल बैंकिंग के कार्य भी वो आसानी से कर सके। तो उसका अपना जिस तरह से वो सेटअप एक बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही ऋण को प्रोवाइड कराएगा, तो वो हो जाएगा जोखिम विविधता का सिद्धांत। इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, जो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में ये प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या और भी इसी तरह के वीडियोस चाह रहे हैं किसी और सब्जेक्ट पर, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।